वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चैन से होती है, जो कि बारिश में भीगती हुई अपनी पास्ट की स्टोरी बता रही होती है कि उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद शियान फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और फिर उसकी शादी अपने ग्रैंडसन से कर दी। एंड देन उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो रिसेप्शन पर रूम नंबर 103 के पेशेंट के बारे में पूछती है। और ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि चैन की ग्रैंडमा होती है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ग्रैंडमा को स्ट्रेस नहीं देना है। अब जैसे ही वो उठती हैं तो चैन से कहती हैं, टिंग कहाँ पर है? क्या वो नहीं आया मुझसे मिलने? अब यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर टिंग को वास लग गया था और ये दोनों की आर्ग्यूमेंट में ही हुआ था। लेकिन वो ग्रैंडमा को कैसे बताए? वो ग्रैंडमा से झूठ बोलती है कि टिंग तो बिजनेस के सिलसिले में साउथ एशिया गया है, वो जब आएगा तो आपसे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो सोचती है, टिंग का बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा है, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और बस इसी चलते उसे वास लग गया। इतने में चैन के पास उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि टिंग सर जिंदा हैं, वो सिर्फ बेहोश हुए थे, मैंने उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया है। तो वो कहती है, चलो ठीक है कि वो जिंदा तो है कम से कम, मैं तो बहुत डर गई थी। चैन अपनी सेक्रेटरी से ग्रैंडमा को इस हॉस्पिटल से रिन्यू करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी को लेके यंजो जा रही थी। अब कहानी को 1 साल पहले शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर चैन को किसी ने बेहोश करके किडनैप कर लिया था और ये बंदा टिंग की तरह दिखने वाला ही सेम था। वो उसके पास आता है और उससे इस लैंड के बारे में बात करने लगता है और लैंड के जितने भी पेपर्स रहते हैं वो सारे फाड़ कर चैन के मुंह पर फेंक देता है। चैन उसे देखकर शॉक्ड होती है कि ये तो बिल्कुल टिंग की तरह दिखाई देता है। आखिर ये बंदा है कौन? इस बंदे का नाम ईरान होता है, जो चैन के पास एक कॉइन लेकर आता है और कहता है, अगर टेल आया तो तुम शैन फैमिली की बहू रहोगी और अगर हेड आया तो मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा। कॉइन को उछालने पर हेड आ जाता है और ईरान जीत जाता है। और जब वो चैन की तरफ बढ़ता है तो चैन पीछे खसकती है, बट वो गिरने वाली होती है तो ईरान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो एक क्रूएल से स्माइल देकर उसे पानी में छोड़ देता है, क्योंकि पीछे स्विमिंग पूल होता है। फिर वो उसे कहता है, इस बार तो ये स्विमिंग पूल था, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझसे आर्ग्यूमेंट की तो तुम्हें समंदर में ही फेंक दूंगा। बट चैन ने भी उसे पुलिस स्टेशन का मुंह दिखा दिया और उसके बाद उसे 6 मंथ की सज़ा भी हो चुकी थी। अब इसके बाद कहानी को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहां चैन की सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आप सच में ईरान की मदद लेना चाहती हैं शादी करने में? अब वहीं हमें ईरान को दिखाया जाता है, जो कि अपने बार्बर में होता है। दुनिया की नज़र में वो एक बार्बर था, पर रियल में वो एक गैंगस्टर था। अब जैसे ही चैन उसके बार्बर शॉप में पहुंचती है तो वो उसे बिठाता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि तुमने मेरे साथ तो बहुत गलत किया था, तुमने मुझे 6 मंथ की जेल करा दी, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने से ही सलामत खड़ा हूँ। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारी हेल्प भला क्यों करूँ? वो कहती है, क्योंकि वो तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है। और वो उसे पैसों से भरा बैग देती है, लेकिन वो उसका बैग उसे वापस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी है, नाउ तुम जा सकती हो। अब जैसे ही ईरान अपने शॉप से बाहर निकलता है तो देखता है कि चैन वहाँ पर इतने सारे गुंडों के साथ खड़ी है, क्योंकि वो उससे कहती है, मैं तुम्हें बिना यहाँ से लिए अकेले नहीं जाने वाली। वो उसकी गुंडों से फाइट करता है और उसकी जो फाइट करने की जो एबिलिटी थी वो बहुत ही ख़ास थी। लेकिन जब चैन देखती है कि उसके सारे बंदे अब गिर चुके हैं और ईरान जीत चुका है तो वो शॉक्ड हो जाती है। अब ईरान चैन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो गन निकाल कर उसे पॉइंट आउट करने जा रही होती है, लेकिन तभी ईरान उसे आकर हक्कर लेता है और गन उसके हाथ से लेकर उसी की गर्दन पर रखकर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे शूट कर लोगी? और फिर अपना सारा गुस्सा गन से शूट करके कांच की बर्नी पर निकालता है। और फिर उसके बाद जब आखिरी गोली बजती है तो वो चैन की गनपट्टी पर लगा कर कहता है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे टिंग का ट्विंस ब्रदर हूँ और मेरा नाम ईरान है। अब गन उसकी गनपट्टी पे जब होता है तो वो इमोशंस में रोने लगती है, लेकिन तभी ईरान गन हटाकर कहता है, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। और फिर गन उसी की जेब में रख कर वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है, जो उसे कहता है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आपका दुश्मन हाउंड आपको ढूंढ रहा है। अब जैसे ही ईरान हाउंड के सामने आता है तो हाउंड उसे शूट करने जा रहा होता है, बस तभी अचानक से एक कार आती है और हाउंड को टक्कर मार देती है। अब वो कार किसी और की नहीं बल्कि चैन की होती है। चैन जब कार से निकलती है तो ईरान उससे कहता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो वो कहती है, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वैसे भी हाउंड सिर्फ बेहोश हुआ है। और उसके बाद वो उसके करीब जाती है तो वो उसे कहता है, आखिर तुम्हें मेरी ही मदद की ज़रूरत क्यों है? लेकिन तभी उसे कुछ और गुंडों की आने की आवाज़ आती है तो वो चैन को लेकर एक कोने में छुप जाता है, जहाँ चैन उसे कहती है, बोलो क्या तुम टिंग बनकर मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हें मेरा ऑफ़र मंजूर है? वो मना करता है तो वो बाहर निकलती है और कहती है, मैं अकेले नहीं मरूंगी,
तुम्हें साथ लेकर मरूंगी ताकि जो लोग आएं वो तुम्हें भी घायल कर दें। लेकिन ईरान उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश करके वापस से कोने में बैठा देता है। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है और ईरान के सर पर गन रख देता है। अब जैसे ईरान पलटी खाता है तो वो देखता है कि वो कोई हैट लगाया हुआ बंदा है जिसका नाम बिशप होता है। लेकिन वो ईरान को टिंग समझकर कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर कोई काम है? ईरान समझ जाता है कि वो उसे टिंग समझ रहा है, इसलिए वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ काम है, बाकी तुम जा सकते हो। अब बिशप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ईरान चैन को अपनी बाहों में उठाकर उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है और उसके ऑफ़र के बारे में सोचता है कि क्या उसे टिंग बनना चाहिए। अब हमें यहीं पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैन जा रही होती है, लेकिन तभी उसे टिंग जैसा सेम बंदा कोई दिखाई देता है। बट वो जब मुड़ती है उसे देखने के लिए कि उनके बीच में बस आ जाती है, जिसकी वजह से वो उस बंदे को देख नहीं पाती और तभी उसके पास रियल टिंग आ जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ वो उसके बार्बर शॉप में होती है। वो कहती है, तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है। वो उसे टिंग का फ़ोटो देती है और वो बिल्कुल टिंग की तरह अपना हेयर स्टाइल और मेकअप कर लेता है और कहता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे और टिंग के बीच में अगर ऐसा क्या हुआ है? क्या उसे कोई परेशानी है? क्या उसे कुछ हो गया है क्या? वो कहती नहीं, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया है। अब वहीं हमें दिखाया जाता है जो ईरान होता है वो अपनी मॉम के ग्रीफ पर जाता है और कुछ पेपर्स को जला रहा होता है और फिर बचपन में अपनी मॉम के साथ वो अपने रिलेशनशिप को याद करता है। नेक्स्ट डे चैन ईरान को लेने के लिए आती है तो वो अपने बार्बर शॉप को पूरी तरह से आग लगा चुका होता है। जब वो बाहर निकलता है तो चैन उससे कहती है, तुमने अपनी शॉप को आग क्यों लगा दिया? वो कहता है, अगर मुझे टिंग बनना है तो ईरान की आइडेंटिटी को मिटाना होगा। अब ईरान के जाने के बाद ही वहाँ हाउन पहुँच जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसके शॉप में आग लगा हुआ देखकर वो बगल में उसकी पूछताछ करता है तो पता चलता है कि किसी ने ईरान को गोली मारकर उसके शॉप के साथ उसे आग लगा दी। तो हाउन कहता है, मर गया साला, अच्छा ही हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब दोनों स्टेशन पर पहुँचते हैं तो चैन ईरान को खाना ऑफ़र करती है। वो मना करता है तो वो कहती है, इवन इसे तुम मेरा थैंक्स समझो और खा लो। जब वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा, और हाँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पेपर्स कहाँ हैं? तो वो उसे पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। तो उसके बाद ईरान भी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर लेता है। अब ईरान चैन से पूछता है, आखिर तुम मेरे भाई की जगह मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? जिस पर वो उसे कहती है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद वो उसे दूसरी जगह पर ठहरने के लिए कहती है और कहती है सिर्फ आज रात की बात है, कल तुम मेरे घर पर आ जाओगे। साथ ही वो ईरान को टिंग के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे उसकी पसंद नापसंद, और साथ ही उसे रिलेटिव्स के बारे में भी बताती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके पास जब आती है तो कहती है, अब तुम यहाँ पर बारिश में भीगोगे ताकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, और फिर मैं सबसे ये कहूँ कि साउथ एशिया में तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम घर लौटे हो। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा ने चैन को उसका ब्राइडल ड्रेस पहनने को कहा जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि तुम्हारा ड्रेस तो तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है। इतने में सर्वेंट आती है और बताती है कि टिंग सर वापस आ चुके हैं, जिस पर वो बाहर नीचे आती है। वो उसे एक पल के लिए टिंग समझकर हक कर लेती है, लेकिन फिर उससे ईरान कहता है कि टिंग और मुझ में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं बिल्कुल टिंग लग रहा हूँ ना? तो वो कहती है कि हाँ हाँ। इतने में उसकी आंटी आ जाती है। ईरान था तो इसी घर का बेटा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए उसकी आंटी भी उसे नहीं पहचान पाती। और तो और चैन ने पहले ही सारे रिलेटिव्स की फ़ोटो दिखाकर उसे बता दिया था कि कौन आखिर क्या लगता है टिंग का। उसके बाद आंटी जैसे ही ईरान के पास आती है तो थोड़ी देर के लिए चैन शॉक्ड हो जाती है कि कहीं आंटी को ईरान पर शक न हो जाए, लेकिन आंटी उसे देखकर ये कहती हैं, बेटा तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी बीमार हो, इसीलिए एशिया से शायद जल्दी लौट आए हो। ईरान कहता है, हाँ ऑफ कोर्स आंटी, मुझे काफ़ी तबीयत ठीक नहीं लगी इसलिए मैं वापस आ गया। अब चैन ईरान से कहती है, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें ग्रैंड माँ से भी तो मिलना है। अब जैसे ही वो कमरे में फ्रेश होने के लिए जाता है तो चैन उसके पीछे जाती है और उसके साइज़ की रिंग को नाप लेती है ताकि वेडिंग में उसे रिंग फिट आ जाए। उसके बाद ईरान चैन से पूछता है, आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और कुछ नहीं बताती। साथ ही वो ईरान को अलर्ट भी करती है कि टिंग के शोल्डर के साइड पर एक बर्न का निशान है, जिस पर वो कहता है तो तुम बर्न कर दो ना। बट वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम खुद से कर लेना, क्योंकि मैं किसी और की सज़ा किसी और को नहीं देना चाहती। और उसके बाद वो उसका वेडिंग ड्रेस का नाप लेने लगती है और फिर उसे कहती है कि कल के लिए रेडी होना, कल हमारी वेडिंग है। जिस पर वो कहता है, कल वेडिंग में किस सीन भी तो होगा,
तो चैन कहती है मैं हैंडल कर लूँगी। आगे चैन को दिखाया जाता है कि उसकी सेक्रेटरी ने ईरान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी थी, जिस पर वो पढ़कर उसे समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान यहाँ पर मेरे साथ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे अपनी मॉम का रिवेंज लेना है। अब नाइट के सीन में ईरान ग्रैंडमा के पास जाता है तो चैन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे बहुत ही गौर से देखने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंडमा उन दोनों को सामने रखकर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है और कहती है, बच्चों तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है और कल के लिए जाके तैयारियां करो क्योंकि मैं तुम दोनों को आगे लाइफ में बहुत खुश देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। और वैसे भी टिंग तो है ही मेरा लाडला। आगे चैन ईरान को एक कमरे में ले जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारा मेरे साथ शैन फैमिली में आने का कोई रीज़न तो नहीं है? क्या तुम अपनी मॉम का बदला लेना चाहते हो? वो कहता है, हाँ मैं अपनी मॉम का बदला तो लेना चाहता हूँ, लेकिन इस कांच पर लगा हुआ खून कहीं टिंग का तो नहीं है? अब उस कांच के टुकड़े पर लगा हुआ खून देखकर चैन तो शॉक्ड हो जाती है। देन ईरान चैंग से कहता है, आखिर टिंग के साथ भी कुछ हुआ होगा, तभी तो तुम मुझे यहाँ पर उसकी जगह पर लेकर आई हो ना। देखो कुछ सीक्रेट्स मेरे हैं और कुछ सीक्रेट तुम्हारे, इसलिए हम दोनों के लिए ये बेहतर होगा कि हम अपने सीक्रेट्स को संभाल कर रखें। और उसके बाद चैन वहाँ से चली जाती है। अब मॉर्निंग में हमें वेडिंग वाला डे दिखाया जाता है जहाँ चैन ईरान के साथ एंट्री लेती है, लेकिन तभी वो ईरान को देखकर और उसके बिहेवियर को देखकर पास्ट में टिंग के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है जो उसे अब्यूज़ भी करता था। तो वहीं उसे कहता है, ईरान कहाँ खो गई तुम, चलो आगे बढ़ो। तो वो ईरान के साथ स्टेज पर जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फादर के कहने के हिसाब से अब किस करने का टाइमिंग होता है। चैन ईरान को उसके चीक पर किस करती है, लेकिन जब बारी ईरान की किस करने की आती है तो वो उसके लिप पर ही किस कर देता है, जिसकी वजह से चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बट वो इतने लोगों के सामने उसे कुछ बोलती नहीं। जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने सारे लोगों के सामने किस करने की? तो ईरान कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, वो तो शादी का एक रिचुअल होता है ना। लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि देखिए ये चैन मैडम की पहली किस थी, क्योंकि आज के पहले उन्हें किसी ने किस नहीं किया था, शायद इसी वजह से सिचुएशन कुछ ऑकवर्ड हो गई थी और बस वो सहन नहीं कर पाई। जिस पर ईरान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो वहीं सेक्रेटरी जो है वो चैन को देखकर हंसने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक रिचुअल यहाँ पर ये भी होता है कि शाम के टाइम पर एल्डर्स को न्यू ब्राइड जो होती है वो टी सर्व करती है और चैन वैसा ही करती है। अब जब बारी आती है टी सर्व करने की ईरान की, तो वो जाकर टी तो सर्व करता है, लेकिन इससे पहले कि ग्रैंडमा लेती तभी उसकी आंटी आकर टी पूरा गिरा देती है और उसके बाद कहती है, टिंग ये कैसी फ़ोटो है तुम्हारी जिसमें तुम स्मोक कर रहे हो? अब वो ग्रैंडपा जब फ़ोटो देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, टिंग ये सब कुछ क्या हरकत है, क्या तुम सच में स्मोक करते हो? अब ईरान भी डर जाता है, लेकिन वो तभी ग्रैंडमा से झूठ बोल देता है कि ग्रैंडमा इस फ़ोटो में मैं नहीं हूँ, ज़रूर ये किसी कंप्यूटराइज की एडिट का कमाल है, जिस पर ग्रैंडमा को यकीन नहीं आता। और आंटी ये कहती है कि ये कोई कंप्यूटराइज का काम नहीं है, ये तुम ही हो और तुम ही स्मोक कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है, अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें गलती की सज़ा भी मिलेगी। अब टिंग जो है वो अपने बर्न की जगह को भी ग्रैंडमा को दिखाता है और कहता है, ग्रैंडमा आप जानती है ना बचपन में ये बर्न आप ही की वजह से हुआ था, तो मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडमा आंटी की बातों में आ जाती हैं और इस बार वो अपने टिंग पर भरोसा नहीं करती हैं और उसके बाद उसे अंकल को कोड़े मारने के लिए कहती हैं क्योंकि उसने स्मोक किया था। अब चैन से ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो ग्रैंडमा को ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है और उसके बाद एक्सक्यूज़ बनाकर कहती हैं कि ग्रैंडमा एक बार वो देर नाइट तक काम करके आया था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो जस्ट उसने स्मोक कर लिया था। जिस पर ईरान टिंग बनकर ये कहता है कि नहीं ग्रैंडमा ये एक्सक्यूज़ेस बना रही है, मैंने स्मोक किया था। अब ग्रैंडमा को सच पता चल चुका था तो वो कोड़े अपने हाथ में लेकर डायरेक्ट टिंग को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी चैन ईरान के आगे आकर बैठ जाती है और कहती है, ग्रैंडमा आप इसे नहीं मार सकती। लेकिन जब ग्रैंडमा वापस से चैन को मारने जा रही होती हैं तो वो उस कोड़े को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं ग्रैंडमा चैन की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उसे कोड़े नहीं मारेंगी। और उसके बाद ईरान जो है चैन को बचा लेता है, लेकिन तभी ग्रैंडमा को अटैक पड़ने लगता है। अब सारे लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब इस पूरे घर में सिर्फ ईरान और चैन ही अकेले रह गए थे। अब ईरान की ऐसी हालत को देखकर चैन को उस पर काफ़ी रहम आ रहा होता है, तो वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे ज़ख्मों पर ऑइंटमेंट लगा दूँ, और वो ऐसा ही कर रही होती है और वो ईरान के काफ़ी क्लोज भी जा चुकी होती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ईरान उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने आ जाओगी और मुझे कोड़े मारने से बचाने लगोगी। चैन ईरान को पानी देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है एक की को ढूंढने में। वो उससे पूछता है, आखिर वो की तुम्हें क्यों चाहिए? वो कहती है, क्योंकि वो की मेरे पास्ट के कुछ सच को सामने ला सकती है और वो टिंग की है।
जिस पर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे और थिंग के बीच में सब कुछ ठीक है? लेकिन अब भी वो उसे कुछ नहीं बताती और उसके बाद वो कमरे में बिना कुछ बताए जा रही होती है। तो वो नाराज़ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो एक बुक खोलकर पढ़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो उसमें एक कॉलर पिन देखकर उससे पूछता है, ये कॉलर पिन कैसी है? अब जैसे ही वो कॉलर पिन देखती है तो सीधा उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है, तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाती है और उसे भी सोने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में वो उस कॉलर पिन के रिलेटेड कुछ सपने देखती है और फिर डर के मारे उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है और फिर वो ईरान की तरफ देखने लगती है। ईरान भी जगा हुआ था। वो सोचता है, आखिर ऐसी क्या बात है उस कॉलर पिन में जिसको देखकर चैन अपनी नींद से ही उठ गई, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में वो कपड़े सुखा रही होती है ऊपर और ईरान के बारे में सोच रही होती है कि ईरान ने की से रिलेटेड उसकी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद ही उसके पास ईरान आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उस की को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये बात सुनकर चैन खुश हो जाती है और उससे कहती, सच्ची पिंकी प्रॉमिस? तो वो भी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करके कहता है हाँ। उसके बाद वो कहती है, लेकिन हम उस की को ढूंढेंगे कहाँ? तो ईरान वो स्मोक वाली फ़ोटो दिखाकर कहता है कि इस फोटो में जो लड़की है वो मुझसे वेडिंग वाले डे पर मिली थी, और उसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थिंग को लाइक करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी उसी लड़की के पास है और उसने मुझे अपना नाम शाओ शाओ बताया था? वो कहती है, क्या सच में? वो कहता है हाँ। अगर हमें उस चाबी को ढूंढनी है तो हमें शाओ शाओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें मिस्टर 13 का सहारा लेना पड़ेगा। चैन और ईरान दोनों ही मिस्टर 13 के पास आए थे शॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। चैन मिस्टर 13 के सामने ऐसे एक्ट करती है कि इस फोटो में थिंग के साथ जो लड़की है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो शॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर आई है। अब इस बंदे से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना ईजी नहीं था, इसलिए दोनों एक्ट करते हैं और एक्टिंग को सच बताने के लिए यहाँ पर चैन जो होती है वो ईरान को थप्पड़ भी मार देती है और ईरान गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अब मिस्टर 13 चैन को बताता है कि अगर तुम्हें शॉ के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम्हें न्यू फेरी टेल्स में जाना होगा, जहाँ तुम्हें उसके बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। जहाँ पर वो उनका थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी मिस्टर 13 उसे ये भी बोलता है कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की लगती है, आखिर अपने रिलेशनशिप को तुम लोग खुद ही बेहतर कर लेना। अब जैसे ही वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं तो मिस्टर हान के बारे में कुछ बात करके ये दोनों एक दूसरे को क्रूअल स्माइल देते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में बारिश होने लगती है, लेकिन तभी ईरान चैन से कहता है, तुम्हें अपनी एक्टिंग को रियल दिखाने के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल बड़ा है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर ईरान उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसके बाद वो अपने अंकल ली से मिलने के लिए उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब जो चैन होती है वो उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन तभी उसे दिखाया जाता है कि वो एक कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है अपने अंकल ली से मिलने के लिए। अब उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और सारे लोग अपने काम में बहुत ही मगन हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चल रहा है? ईरान उसे बताता है कि मेरा सब कुछ ठीक है। जहाँ उसके अंकल कुछ ड्रग्स के केस में उससे बात करते हैं, वो कहता है, अंकल ली आप टेंशन मत लीजिए, मैं टिंग की पर्सनैलिटी को लेकर उस ड्रग के केस को कंट्री से हटा दूंगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो वहीं चैन को दिखाया जाता है जो अब तक घर नहीं गई थी बल्कि बस स्टॉप पर बैठकर ईरान का वेट कर रही थी। अब ईरान जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में वो बस स्टॉप पर चैन को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम घर नहीं गई अब तक? तो वो कहती है, बारिश नॉन स्टॉप हो रही थी इसलिए मैं घर ना जा सकी और इसी बहाने मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर वो उसे बताती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मेरा रिलेशन टिंग के साथ क्या है। पता है तुम्हें, एक बार वो स्मोक कर रहा था, मैं उसके कमरे में गई, वहाँ पर मैंने एक चिप देखी। जब मैंने उस चिप के बारे में टिंग से पूछा तो वो मेरा गला दबाकर मुझे मारने लगा, और जब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का दिया तो वास से लड़कर उसका सर फट गया और वो ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो आज तक हॉस्पिटलाइज है और उसे होश नहीं आया। तुम्हें पता है, जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को ड्रग के केस में फंसाकर उन्हें मार दिया था, वो चिप मैंने उन लोगों के पास देखी थी, बस जस्ट इसीलिए मैंने थिंग से उस चिप के बारे में पूछा था। ईरान चैन की सारी बातों को सुनता है लेकिन आंसर कुछ रिप्लाई नहीं करता। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए चैन को ठंड लग रही थी, तो ईरान ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से अपनी जैकेट पहना दिया और कहा, बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है हमें इस वक्त घर चलना चाहिए। और दोनों ही घर पहुंचते हैं जहां पर चैन काफ़ी टेंस में होती है, टिंग के बारे में सोचती रहती है। तभी ईरान उससे कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? जहाँ वो उससे कहती है कि हमें सब कुछ पता करने के लिए एक अच्छा कपल बनकर काम करना पड़ेगा। जहाँ वो उससे कहते हैं, ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर यू के बेटे हाउ को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड से स्टडी करके वापस आ चुका था, और आते ही वो मेट से ही पूछता है, क्या मिस्टर लैन की शादी हो चुकी है?
जो उसे बताती है कि नहीं, और मिस्टर लैन कोई और नहीं बल्कि टिंग की आंटी ही होती है। अब हाउ जैसे ही घर में इंटर होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले लैन पर ही पड़ती है, जिसको देखकर वो उसकी ब्यूटी में खो जाता है, क्योंकि हाउ लैन को बहुत पसंद करता था और दोनों ही आते जाते एक दूसरे को क्रॉस लेवल तक देखने लगते हैं। उसके बाद जब वो पीछे देखते रहता है उसे, तो वो उसे पूछती है, क्या तुम स्टडी करके वापस आ गए? वो कहता है हाँ। तभी उसके डैड मिस्टर यू आ जाते हैं, जो कि इस फैमिली के एक नौकर से ही हैं, लेकिन लोग उन्हें नौकर नहीं मानते। जहाँ वो लैन से कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड माँ अब इसे भी यहीं पर रख लें, जिस पर वो कहती है कि वो यहीं पर रहेगा, टेंशन मत लो। और फिर वो हाउ को अपने साथ लेकर मेजोंग खेलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर उसके साथ मेजोंग खेल रहा होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आई थी, क्योंकि उसे एक रिपोर्टर से कुछ ज़रूरी पिक्चर्स लेनी थी, जो चाहती थी कि वो मीडिया में ना जाए। जैसे ही वो उस रिपोर्टर से उन पिक्चर्स के बारे में बात करती है, तो रिपोर्टर उसे कहता है, मिस लैन, सब कुछ आप ही को तो है, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो इस तस्वीरें आपको आराम से मिल जाएगी। और फिर वो रिपोर्टर बातों ही बातों में लैन के शोल्डर पर हाथ रख देता है, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है। अब उसके जो फ्रेंड होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी हाउ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई लैन को इस तरह से कैसे टच कर सकता है। अब उसका पार्टनर यहाँ तक कि पहले उसे कुछ करता, तभी हाउ इतना ज़्यादा उसके लिए एम्बेरस फील करता है कि वो खुद ही उसको इतनी बेदर्दी से मारता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है रिपोर्टर। और फिर हाउ उस रिपोर्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, दोबारा किसी को टच करने से पहले 100 दफ़े सोच लेना। लेकिन तभी लैन वहाँ आती है और हाउ को रोकती है और कहती है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, चलो मेरे साथ अभी के अभी। अब वो लैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लैन रास्ते में हाउ को डांट लगा रही होती है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी चलते चलते लैन की हील्स टूट जाती हैं और उसके पैर में मोच आ जाती है। तो वो हाउ को कहती है, तुम इस तरह से खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन में होता है पहले कि आखिर वो लैन को टच कैसे करे। तो फिर सबसे पहले वो उसे जैकेट में लपेटता है और फिर अपनी बाहों में उठाकर उसे ले जा रहा होता है। लेकिन तभी लैन उसे कहती है, मैंने तुम्हें गोद में उठाने को नहीं कहा, तुम मुझे नीचे छोड़ सकते हो, मैं थोड़ा सा सहारा चाहती थी बस। लेकिन वो कहता है, आपके पैरों में मोच है इसलिए मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अब पार्किंग एरिया पर पहुँचने के बाद वो उसे नीचे उतार देता है और अपनी जैकेट उसे पहना कर कहता है कि मैं कार लेकर के आता हूँ। लैन भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसका वहीं पर वेट कर रही होती है कि वो कब कार लेकर आएगा। लेकिन तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पर हाउ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो कहता है, मैं करेक्ट टाइम पर आया हूँ ना? वो कहती है, तुम गाड़ी क्यों नहीं लेके आए? मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी जो लैन होती है वो भी अब हाउ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो कहती है, गाड़ी जल्दी लेके आओ वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी बारिश में। वो कहता है, ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। वो कहती है, ठीक है जाओ तो सही पहले। अगले सीन में चैन को ईरान के साथ दिखाया जाता है, जो उसे न्यू फेरी टेल्स भेजने वाली होती है, क्योंकि शाओ के साथ आखिर उसका रिलेशन उसे पता चल चुका था कि टिंग वहाँ पर वीकली एक बार जाया करता था। इसलिए वो सबसे पहले टिंग का एटीट्यूड और टिंग का डांस करने का तरीका उसे सिखाती है और उसके बाद वो उसे डिफरेंट टाइप्स के बियर के बारे में बताती है, क्योंकि जो टिंग था वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के वोडकास लेता था और आखिर वो किस बियर को कितना स्मेल करके और कितना पीता था वो सब तरीका उसे बताती है। वाइन को कैसे पकड़ना है, कैसे पीना है, एटीट्यूड कैसे रखना है, सब कुछ उसे टिंग का बिहेवियर समझा देती है और कहती है, प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। और वो डिफरेंट टाइप्स के वोडका के टेस्ट को करते करते ही इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाता है कि अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे ये सब कुछ हैंडल करेगा। अब चैन ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था उसे सिखाते सिखाते, तो उसका मूड भी थोड़ा सा अब बदल चुका था। वो ईरान से पूछती है, शौ की एक फ़ोटो देख करके, क्या तुम्हें भी टिंग की तरह शौ जैसी लड़कियां पसंद हैं? तो ईरान कहता है, नहीं मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं जो मैं शौ को पसंद करूँगा। तो वो कहती है, फिर मैं तुम्हारे लिए कैसी हूँ? तो वो कहता है, तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो। लेकिन फिर वो कहती है, फिर तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिस पर वो शौ की फ़ोटो को एक किनारे करता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे कान में तुम्हें बताऊँगा, मेरे करीब तो आओ। वो कहती है, ठीक है। और वो उसके करीब जाती है ताकि वो उसके कान में कुछ कहे तो वो सुन सके। लेकिन दोनों इतने ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे कि अब जो ईरान होता है वो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है और वो भी चैन की बाहों में, जिस पर चैन कहती है, ये तो इतने में ही फिस हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि वो न्यू फेरी टेल्स यानी शाओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके पास जाने वाला था। तो वो उसे बिल्कुल टिंग की तरह अच्छे से रेडी करती है और फिर वो उसे एक ड्रेस देती है और कहती है, ये तुम शाओ के लिए ले जाओगे ताकि उसे तुम पर बिल्कुल भी शक ना होए और वो तुमसे पहले ही मुलाकात में टिंग की तरह इम्प्रेस हो जाए। इस बार ईरान ने भी उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया था। वो चैन को ड्रेस देता है। अब जब चैन वो ड्रेस पहन कर आती है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी,
जिस पर ईरान उसे देखकर तो उस पर ही फिदा हो जाता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। जिस पर चैन उससे कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इस ड्रेस में? जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। वो कहती है, वाकई यहाँ पर जो चैन होती है उसकी पहली बार किसी ने इतनी तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि ईरान टिंग से कितना बेहतर है। अब चैन ईरान से कहती है कि हमें शाओ के पास जाने के लिए वीआईपी कार्ड्स की ज़रूरत है। जिस पर टिंग कहता है कि टिंग को तो ज़रूरत नहीं है ना, चलो मेरे साथ। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो टिंग से यानी ईरान से वीआईपी पास मांगता है। वो कहता है, तुम्हें मुझसे वीआईपी पास चाहिए? कि तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और अपने गार्ड को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और ख़ुद ही ईरान को अपने साथ ले जाती है। शाओ को ये सब कुछ करता हुआ दूर से हमारी चैन देख रही होती है। अब शाओ खुद ही जब सबसे पहले उसको अंदर ले जाती है तो वो उसे कहती है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम भूले तो नहीं हो ना? हमें सबसे पहले डांस करना है, सो प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन सबसे पहले लाइट्स को ऑफ़ कर दिया जाए। लाइट्स ऑफ होती हैं और जो चाओ होती है वो टिंग के साथ डांस कर रही होती है। हमारा जो टिंग होता है वो डांस के पूरे स्टेप को याद किया हुआ रहता है, इसलिए चैन ने उसे जैसे जैसे सिखाया था उसने सब कुछ वैसे ही किया। दूर खड़ी चैन सब कुछ देख रही होती है और वो सामने इसलिए नहीं आती है ताकि जो ईरान है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ईरान जब शाओ के साथ डांस कर रहा था तो वो अपने ख्यालों में शाओ को ईरान समझने लगा था, जिसकी वजह से उसने डांस के स्टेप को बहुत बेहतर किया था, क्योंकि वो अपने साथ शाओ को नहीं बल्कि चैन को समझ रहा था। तो वहीं डांस खत्म होने के बाद जो शाओ होती है वो उसके लिए बहुत सारे बियर लेकर आती है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो कौन सी ग्लास को उठाए और वो फिर मिडल ग्लास को उठाकर डायरेक्ट वोडका को एक ही बारे में पी जाता है। जिस पर वो उससे कहती है, तुमने पहली बार वोडका को पूरा पी लिया और वो भी बिना स्मेल किए। और फिर गन निकाल कर शाओ से गन पॉइंट पर करती है, तुमने मुझसे प्यार किया और शादी किसी और से? सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग, तुम इतने दिनों बाद आए ना तो तुमसे मजाक करने का मन किया, तुम यहीं पर रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, ओके? जिस पर वो चेंज करने के लिए चली जाती है और अब जो ईरान होता है वो वहाँ पर शाओ के कमरे में की को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे की नहीं मिलता। तो वो शाओ से पूछता है कि शाओ ये बताओ, हमारी जो वो पिक्चर थी जिसमें मैं स्मोक कर रहा था वो किसने भेजा था? जिस पर शाओ से बताती है कि एक रिपोर्टर ने। अब उसके बाद वो वहाँ से जब चला जाता है तो शाओ आती है और वहाँ पर रखा जो लिली का फ्लावर होता है उसे देखकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि टिंग को आज लिली के फ्लावर से एलर्जी क्यों नहीं। तो वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउ होता है वो लैन उसे अपने साथ लेकर आई होती है किसी बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए। अब उसके सामने मिस्टर ही आए हुए होते हैं जो उसे डीलिंग करते हैं। अब जो लैन होती है वो उससे कुछ ट्रक के सिलसिले में बात कर रही होती है, जिस पर वो उससे कहता है कि आपकी फैमिली में क्या वुमेन्स ही बिजनेस करती हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब कुछ हैंडल कैसे कर लेती हैं? मिस्टर ही उसकी बड़ी ही इंसल्ट कर रहा होता है, जो कि हाउ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो कंट्रोल करता है क्योंकि अभी लैन ने उसे कोई इशारा नहीं दिया था, लेकिन मिस्टर ही तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल ही नहीं कर रहा था और वो बार बार लैन की बेइज्जती कर रहा होता है। और बातों ही बातों में उसने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने वाइन लेने के चक्कर में लैन के हाथों को जानबूझकर टच कर दिया था, अब जो कि हाउ के बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए वो डायरेक्ट एक दूसरा वाइन उठाता है और मिस्टर ही के ऊपर पूरी वाइन गिरा देता है और फिर कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिस पर मिस्टर ही डर जाता है कि आखिर ये पागल बंदा कौन है, और उसके बाद मिस्टर ही वहाँ से डर के मारे चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। अब एक बार फिर से हाउ डर जाता है कि कहीं इस बार भी लैन उससे नाराज़ ना हो जाए उसके बिहेवियर से, लेकिन लैन तो उसके बिहेवियर से काफ़ी खुश लग रही थी, इसलिए वो उसे कहती है, आओ बैठो तुम मेरे साथ, आज मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करनी है। जिस पर वो उसे अपने साथ बिठाकर ड्रिंक करने के लिए कहती है। दोनों ही चेयर अप करते हैं और उसके बाद ड्रिंक करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। कहीं की केमिस्ट्री आगे तो नहीं बनने वाली है गाइज, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब जब वो ड्रिंक कर चुकी होती है तो दोनों घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं, जिस पर वो उसे कहता है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी कार लेकर आता हूँ। अब वो बारिश में उसका वेट फिर से कर रही होती है और सोचती है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक हाउ आया क्यों नहीं। तभी हाउ की एंट्री होती है जो कि हॉर्स कार्ट पर आता है और कहता है कि गाड़ी जो है टायर पंचर हो चुका है, इसलिए मैं गाड़ी ला नहीं सका, अब आपको मेरे साथ इस हॉर्स कार्ट पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। चैन की सेक्रेटरी चैन से कहती है कि इतनी रात हो गई और ईरान सर अभी घर वापस नहीं आए, कहीं वो आज की रात शाओ के साथ तो नहीं बिताने वाले हैं। जिस पर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है, तुम जाओ सो जाओ, मैं उसका वेट करूँगी जब तक वो आएगा नहीं।
और काफ़ी टेंस में होती है कि कहीं सच में वो उसके साथ नाइट तो नहीं स्पेंड करेगा। लेकिन तभी ईरान वहाँ पर फ्लावर्स के साथ आ जाता है। अब ईरान चैन से कहता है, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली शाओ के बारे में। जिस पर वो उसे एक सूप देती है पीने के लिए ताकि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस सूप की ज़रूरत नहीं है, और फिर नीचे रख देता है। वो कहती है, तुमने वहाँ पर कुछ शाओ के साथ किया है क्या? जिस पर वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया शाओ के साथ, समझी तुम जहाँ तक सोच रही हो ना, वहाँ तक तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। तो वो कहती है, क्या तुम्हें वहाँ से कुछ मिला है क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं, रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे ये फ्लावर्स दिख गए, तो मैंने तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स को ख़रीद लिया। जिस पर वो कहती है, क्या सच में तुमने इसे मेरे लिए बाय किया है? वो कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर मन में सोचता है कि आज तक उसने किसी के लिए कभी फ्लावर्स नहीं खरीदे थे, लेकिन आज चैन के लिए उसने ये फ्लावर्स खरीदे। मॉर्निंग के सीन में वो रेडी हो रही होती है, तभी ईरान जो है उसके पास फ्लावर पॉट्स लेकर आ रहा था। अब उसे फ्लावर्स के साथ देखकर सारे सर्वेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि चैन को फ्लावर्स से एलर्जी थी। तभी वहाँ पर अंकल यू आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं, तुम्हारे हाथों में फ्लावर्स, क्या तुम्हें फ्लावर्स से एलर्जी नहीं हो रही है? जिस पर वो कहता है कि जब मैं एशिया गया था तो वहाँ मैंने फ्लावर्स से काफ़ी दोस्ती कर ली, इसलिए अब मुझे इनसे एलर्जी नहीं होती। और उसके बाद चैन उसे कहती है, चलो ठीक है, तो मेरे साथ अंदर चलो, क्योंकि हमें प्लांटिंग भी तो करनी है। अंकल यू फ्लावर के इस इंसिडेंस को लेकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। चैन ईरान को कमरे में लाकर कहती है कि तुम्हें फ्लावर्स से एलर्जी होने का नाटक करना चाहिए, तो तुम ये फ्लावर्स लेकर क्यों आ गए? जिस पर वो कहता है, मैंने बहाना बनाया ना, और वैसे भी तुम्हें फ्लावर्स पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स लेकर आया हूँ। और वैसे भी वो कोई कैंसर की बीमारी नहीं थी जिसे अपने जिस्म से हटाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ एक एलर्जी थी, तो मैंने बहाना बनाकर उन्हें हटा दिया। और अब तुम यहाँ पर क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी? चलो मेरी मदद करो। ईरान की बातों को सुनकर चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उसे कहती है, मेरी इतनी फिक्र मत करो, मेरी इतनी केयरिंग मत करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद टिंग अपनी जगह वापस आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो मैं ऐसे ही रहूँगा, और वैसे भी कल क्या होगा मुझे पता नहीं, तो चलो जब तक साथ हैं खुश रहें। उसे प्लांटिंग का ये इंसिडेंट सोचकर अपनी मॉम के साथ बचपन वाला इंसिडेंस याद आ जाता है, जब वो अपनी मॉम के साथ बहुत सारी प्लांटिंग किया करती थी। चैन उससे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जिस पर वो उसे कहता है, दूर से तमाशा ही देखोगी, चलो आओ मेरी हेल्प करो। तो वो अपने आंसुओं को साफ करके सीधा ईरान के पास जाती है प्लांटिंग में उसकी हेल्प करने के लिए, और वो ईरान के साथ काफ़ी खुश होती है, और ईरान भी उसकी तरफ देख कर स्माइल करता है। हाँ, उसे होती है, जो लान के कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी ब्यूटी को देख रहा होता है और उसकी ब्यूटी में खो जाता है। अब यहाँ आपको मैं बता दूं कि लान ने हाउ को अपना बॉडीगार्ड बना लिया था। अब वो पास्ट में लान के बारे में सोचने लगता है कि उसका इयरिंग एक बार जमीन पर गिर गया था, तो लान ने उस इयरिंग को हाउ को फेंकने के लिए कहा था, लेकिन वो लान को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्परेट था, इसलिए उसने इयरिंग को उठाया और चुपचाप खुद ही उस इयरिंग को रख लिया। अब हमें अगले सीन में ईरान और चैन को दिखाया जाता है, जो दोनों एक साथ बैठकर टी पी रहे होते हैं। चैन ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब पजेसिव रहने लगी थी, और इन दोनों के बीच में अब दूरियां भी धीरे धीरे नज़दीकियों में कन्वर्ट होने लगी थी। इतने में वहाँ पर लान आ जाती है, जो टिंग से ये कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फ्लावर्स की जितनी भी एलर्जीज थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने फ्लावर्स से अब फ्रेंडशिप जो कर ली है। इतने में सर्वेंट आती है और बताती है कि टिंग सर के लिए एक लैंडलाइन पर कॉल है, और वो जब बाहर जाता है तो कॉल अटेंड करने के बाद वो सीधा चैन को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे शाओ ने अपने घर पर बुलाया है। जिस पर वो कहती है, आज तक शाओ ने कभी भी टिंग को अपने घर पर नहीं बुलाया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुम मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि रात 10 बजे से पहले तुम घर लौट आओगे। जिस पर ईरान हंसते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि वो 10 बजे से पहले आ जाएगा। अब वो शाओ के घर के लिए निकलता है और सोचता है कि आज वो किसी न किसी तरीके से शाओ से चाबी निकलवा कर रहेगा। अब जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचता है तो दिखाया जाता है कि शाओ बैठकर ऑयल पेंटिंग कर रही होती है। अब जैसे ही शाओ वहाँ पर टिंग को देखती है तो पूछती है, बताओ मेरी ऑयल पेंटिंग कैसी लगी तुम्हें, क्या इसमें कोई कमी है? जिस पर ईरान याद करता है कि चैंग ने उसे बताया था कि उसने भी यानी टिंग ने आज से कुछ महीने पहले ही ऑयल पेंटिंग सीखा है, इसलिए उसे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो भी शाओ से कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग में कोई कमी नहीं है। और इसके बाद वो उसकी तारीफ़ करता है पेंटिंग की, जिस पर वो काफ़ी खुश होती है और डायरेक्ट उसे ट्रैप करके अपने बेड पर ले जाती है, और फिर अचानक एक नाइफ़ लेकर उस पर वार कर देती है और कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे टिंग नहीं हो, क्योंकि उस दिन तुम्हें लिली फ्लावर से कोई एलर्जी क्यों नहीं हुई? और उसके बाद उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ईरान भी बहुत चालाक था, उसने उसी का वार उसी पर उल्टा कर दिया। लेकिन शॉ भी कुछ कम नहीं थी, उसने फटाक से रिवॉल्वर निकाल कर सीधा टिंग पर तान दिया और कहने लगी,
तुम मेरे टिंग हो ही नहीं सकते, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? लेकिन ईरान ने उल्टी बाजी चलाकर गन उसके हाथ से छीनकर उसी की कनपटी पर रख दिया और कहा, बताओ मुझे आखिर टिंग की चाबी कहाँ है? मुझे वो कीज़ चाहिए। लेकिन वो कहती है, तुम मुझे मार दो पर मैं तुम्हें वो कीज़ नहीं दूंगी। लेकिन तभी ईरान ब्लेड निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें बेशक नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मरने से नहीं डरती, लेकिन क्या तुम बदसूरत दिखना चाहती हो? वो बदसूरत का नाम सुनकर फटाक से की निकालती है और ईरान को दे देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होती है वो काफ़ी टेंशन में होती है कि 10 बज चुका है और अब तक ईरान लौटा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि प्लीज़ आप उसके पास मत जाइए। वो कहती है मेरा जाना ज़रूरी है। वो कहती है हम आपके पेरेंट्स के मर्डर के बहुत करीब हैं और अगर आप वहाँ चली गई तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर वो कहती है कि मेरे लिए ईरान से बढ़कर और कुछ नहीं है इस वक्त। मुझे वो ज़िंदा चाहिए और मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? तो वहीं दिखाया जाता है कि शॉ के रूम से तो ईरान निकल जाता है, लेकिन उसके घर से निकलते हुए उसके पास बहुत सारे गुंडे आते हैं जिनको बैंड बजाकर वो किसी तरह बाहर निकलता है। बट फिर से वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। अब वो इन सब का मुकाबला अकेले कर ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे मार दिया जिसकी वजह से वो ज़्यादा जख्मी हो गया और इंजर्ड होने के नाते अब वो लड़ नहीं पा रहा था। और सारे बंदे अब जैसे ही उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हाव पहुँच जाता है और हाव ने ईरान पर पहले से ही नज़र रखी थी, इसलिए वो करेक्ट टाइमिंग पर पहुँचता है और सारे गुंडों को मिलकर ईरान के साथ मारता है। एक-एक करके हाव और ईरान ने सारे गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजा दी थी। अब क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, इसलिए वो रास्ते पर ढंग से चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो हमारी चैन को याद कर रहा होता है और करेक्ट टाइमिंग पर चैन भी उसके पास पहुँच जाती है। इतना ज़ख्मी और इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो चैन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जैसे मानो उसे चैन को देखकर कितनी राहत मिल गई है। चैन उसके पास आगे बढ़ती है तो वो डायरेक्ट उसी की बाहों में गिर जाता है। चैन उसे संभालती है और कहती, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? चैन भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी इस वक्त और वो उसे गले लगा लेती है और दोनों ही एक दूसरे को हक करके यहाँ पर रोने लगते हैं। और उसके बाद चैन ईरान को घर लेकर आती है और वो बेहोश हो चुका था, तो वो उसे देखकर सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है, ये टेंग से बिल्कुल अलग है, कहीं मैं ईरान को लेकर सेल्फिश तो नहीं हो गई। आगे लान को दिखाया जाता है जो कि चैन से बातें करती है और कहती है, बताओ मुझे टिंग कैसा है अब? जिस पर वो कहती है कि हाँ अब वो ठीक है। जिस पर लान कहती है, मैं उस स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रही हूँ जो कि उस बेड पर पड़ा हुआ है, मैं अपने टिंग अपने नेफ्यू की बात कर रही हूँ, बताओ मुझे वो कैसा है? यहाँ पर मिस लान को सब कुछ पता चल चुका था और वो असली टिंग के बारे में अब चैन से पूछ रही होती है। तो चैन उसे सारी कहानी बता देती है और कहती है कि यहाँ पर मैं इसे इसलिए टिंग बनाकर लेकर आई हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के मर्डर को ढूंढ सकूँ। जिस पर मिस लान उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन वो यहाँ पर रह सकता है, पर इसके लिए तुम्हें टिंग को छुपाने की ज़रूरत क्या थी? जिस पर वो उसे बता देती है कि वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है और उसके बाद वो बता देती है कि टिंग मेरे साथ किस तरह से बिहेव करता था। जिस पर मिस लान उससे कहती हैं कि ये पूरे शेंग फैमिली की गलती है क्योंकि बचपन में ही टिंग को सही और गलत में फ़र्क सिखाना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और उसके बाद वो निकल जाती हैं और एक तरफ वो रो रही होती हैं तो दूसरी तरफ चैन भी रो रही होती है टिंग के बर्ताव को लेकर के। जिस पर मिस लान भी काफ़ी गिल्टी फील कर रही होती है चैन के लिए क्योंकि वो जानती थी कि चैन एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। तो वहीं अगले सीन में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि उसने ड्रिंक कर लिया था और फिर अभी भी वो ईरान के बारे में ही सोच रही होती है कि किस तरह उसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब से मिला है उसकी हेल्प किया। और ईरान को भी यहाँ पर होश आ जाता है और होश आते ही वो चैन को ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि चैन शायद बाहर मिले। वो बाहर जाता है तो देखता है कि चैन ऑलरेडी ड्रंक है और वो सो चुकी है। उसके हाथ पे कट का निशान देखकर वो सोचता है, ये कट का निशान तो मैंने पहले भी कहीं देखा है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद वो उसके हाथ को टच करने जा ही रहा होता है कि तभी हमारी जो चैन होती है वो जग जाती है और वो ईरान से कहती है, तुम उठ गए, तुम्हारी तबीयत कैसी है, बताओ ना मुझे, तुम कभी आई यहाँ पर? तो वो कहता है, बस अभी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वो ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो जाती है। ईरान उसे पानी देता है और उसके बाद ईरान वो चाबी उसे दे देता है और कहता है, ये वही चाबी है ना जो तुम ढूंढ रही थी? जिस पर वो खुशी से कहती है कि हाँ ये टिंग की ही चाबी है। ईरान, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प मी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बेली डांस करो क्योंकि मुझे बेली डांस बहुत पसंद है। वो कहती है ठीक है। तो हमारा ईरान जो होता है वो पियानो प्ले करता है और चैन जो है वो बेली डांस के स्टेप्स कर रही होती है। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील होती है, लेकिन यहाँ पर ईरान इस बात को सोचकर अपसेट हो जाता है कि कुछ दिनों बाद टिंग वापस आ जाएगा और उसे यहाँ से जाना होगा।
उसके बाद वो पियानो प्ले ही कर रहा होता है और वो बेली डांस कर ही रही होती है, लेकिन डांस करते करते अचानक वो रुक जाती है, जिस पर ईरान उसे कहता है, तुम रुक क्यों गई? तो वो कहती है कि देखो, अब मैं चाहती हूँ कि इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आंट लाना ने भी मुझे यही कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ अब इस ड्रामे को फिनिश कर देना चाहिए। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद टिंग यहाँ पर आ जाएगा। और ये सुनकर जो ईरान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ईरान की बातें सब कुछ मिस लान जान चुकी थी। ईरान को उन्होंने रहने के लिए तो कहा था, लेकिन टिंग की जगह पर नहीं, बल्कि दूसरा नेफ्यू बनकर रहने के लिए कहा था। अब चैन ईरान के पास से निकलकर बाहर आ जाती है और रो रही होती है। आखिर वो कैसे ईरान को रोके, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। तो वहीं हमारा जो ईरान होता है वो भी चैन से दूर रहना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने इस गम को आखिर कैसे बांटे, इसलिए वो पियानो को प्ले करता है और चैन के बारे में सोच रहा होता है कि चैन के साथ उसने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को बिताए। जब उसने उसके साथ पिंकी प्रॉमिस किया था, वो उसके साथ रहना तो चाहता था लेकिन रह नहीं सकता था। अपनी वेडिंग को भी सोचता है। ईरान भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो हमें यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ईरान बचपन में एक छोटा सा पियानो टॉय लेकर भाग रहा था और वो चोरी का था, और बचने के लिए वो चैन की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जब चैन उससे कहती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे बताता है कि वो ईरान है। और उसके बाद उसी के हाथ पर उसने कट का निशान दिखाया था जब वो कार को बंद कर रही होती है, कि तभी ईरान के जख्म को देखकर चैन उस पर ऑइंटमेंट लगाती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ये पियानो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस पर वो उसे पियानो दे देता है और कहता है, एक दिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा और इस पियानो को बजाऊंगा और तुम मेरे लिए बेली डांस करोगी। जिस पर वो कहती है, ओके। इन दोनों का मिलना तो डेस्टिनी के हिसाब से तय था पहले से, लेकिन इस वक्त दोनों को ही अपने इस बचपन की बात याद नहीं थी। तो वहीं हाउ को दिखाया जाता है, जो रात में बैठकर अपने हाथों को ड्रेसिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस लान उसे देख लेती है और वो नीचे आकर कहती है, माना कि मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लिया है, मतलब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो आज से, और तुम्हें अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे लिए अगर किसी से फाइट करते हो तो तुम्हें अपने जख्मों को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जख्मों को ज़्यादा दिनों तक ऐसे रखने से वो नासूर हो जाते हैं और वो उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा देती है। हाउ जब देखता है कि लान उसकी इतनी केयरिंग कर रही है तो वो तो ब्लश ही करने लगता है, क्योंकि हाउ को लान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और वो ड्रेसिंग को देखकर काफ़ी खुश होता है। अगले सीन में चैन को दिखाया जाता है, जिसने उस चाबी को यूज़ करके टिंग के सेव से उस डॉक्यूमेंट्स को निकाल लिया था जो उसे चाहिए था। अब चैन के जाने के बाद मैनेजर कहता है कि मुझे ये शिंग परिवार में बताना पड़ेगा कि टिंग सर के सेफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स चैन मैम ने निकाला है। चैन सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेक्रेटरी को अच्छे से रखने के लिए कह देती है और उसे दे देती है। उसके बाद जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और घर में ईरान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वो बहुत डर जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ईरान जा चुका है तो वो बहुत शॉक्ड होती है। ईरान ने जाने से पहले उसके लिए एक लेटर छोड़ा था। अब वो जाती है और टेबल से उस लेटर को उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे जाने के बाद इन फ्लावर्स का तुम ध्यान रखना, इन्हें रोज़ पानी डालना और अपना ख्याल रखना। अब उसके बाद चैन वहीं पर लेटर छोड़ती है और सीधा भागती है ईरान को ढूंढने के लिए कि आखिर वो उसे बिना गुड बाय किए ऐसे कैसे जा सकता है। और फाइनली उसकी मुलाकात ब्रिज पर हो जाती है ईरान के साथ, जहाँ भागते वक्त उसके पैर की जूती भी पीछे छूट चुकी थी। अब ईरान जो है वो जैसे ही चैन को देखता है तो कहता है, तुम यहाँ पर? वो कहती है, तुम मुझे बिना हाय हेलो के लिए कैसे जा सकते हो? लेकिन वो उसकी हील्स को लाता है और उसके पैरों में डाल देता है। उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम मुझसे यहाँ कुछ कहने के लिए आई हो? जिस पर वो कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं किया। लेकिन फिर उसे मिस लान की बातें याद आ जाती है कि उसने कहा है कि अब ईरान को टिंग की जगह से हटा दो और ये ड्रामा बंद करो। इसलिए वो चाह कर भी ईरान को नहीं रोक पाती है। और उसके बाद ईरान मुड़कर फिर वापस चैन की तरफ नहीं देखता है और वहीं से ईरान चला जाता है। अब ईरान को जाता हुआ देख जैसे चैन की तो पूरी दुनिया ही इधर की उधर हो गई थी और उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर रोती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी दिखाया जाता है, जो कि चैन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं जो सिर्फ चैन के लिए होते हैं। चैन जब घर जा रही होती है तो अचानक से रास्ते में उसकी टक्कर किसी आदमी के साथ हो जाती है। वो सॉरी बोलने के लिए पीछे पलटती है, लेकिन वो उस आदमी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे बिना सॉरी बोले ही आगे पलट जाती है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि चैन के पेरेंट्स का कातिल ही होता है और इसका नाम देंग होता है। अब जब चैंग घर पर पहुंचती है तो उसने टिंग के सेफ से जो डॉक्यूमेंट्स लाए थे उन्हें रीड करती है और रीड करने के बाद उसे पता चलता है
कि टिन जो था वो एक कांग था और इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद उसमें उसे कुछ फ़ोटोज़ भी मिलती हैं और उस फ़ोटो को देखकर समझ जाती है कि अभी तो इसी आदमी से मेरी टक्कर हुई थी। इसका मतलब ये कोई और नहीं, मेरे पेरेंट्स का कातिल है। तभी तो इस डॉक्यूमेंट में इसके फ़ोटो हैं और वो सारी चीज़ों को और क्लूज़ को एक साथ जोड़ लेती है। वहीं हमें ईरान को दिखाया जाता है जो एक आदमी से मिलकर वांग और हानशेन बंदे का पता लगा रहा होता है। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वांग के बारे में अगर तुम इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शॉ ही बता सकती है और शॉ से मिलने के लिए तुम्हें न्यू फेरी जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो शॉ से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां शॉ से मिलकर कहती है तुम्हें मेरा पिछला वार याद नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ? और ये बोलकर उस पर अटैक करती है दोबारा। लेकिन इस बार भी ईरान उस पर अपनी चाल को उल्टी कर देता है और उसे उसका ही हाथ पकड़कर मोड़कर पीछे कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टैंक से प्यार नहीं करती हो, लेकिन आखिर तुम इतने दिनों से उसके साथ क्यों रह रही थी? मुझे वो रीज़न जानना है। एंड वन मोर थिंग, जब तुम्हें पता चला कि मैं ईरान हूँ, तिंग नहीं, तो तुमने मुझ पर अटैक किया, लेकिन तुमने असली तिंग के बारे में जानने की कुछ भी कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या वो ठीक है या नहीं। इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ कि तुम टिंग से प्यार नहीं करती, बल्कि तुम उसके साथ सिर्फ किसी रीज़न के साथ हो। तो वो कहती है तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? जिस पर वो कहता है गुड क्वेश्चन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बदले में अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो जो तुम मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए न्यू फेरी पर आकर कहना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी और तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। जिस पर दोनों की टीम बन जाती है। अगले सीन में वो अपने मेकअप रूम में होती है जहाँ वो मेकअप कर रही होती है। तभी उसके पास चैन पहुँचती है। चैन को देख कर एक पल के लिए तो शॉ भी शॉक्ड हो जाती है कि आज वो न्यू फेरी पर कैसे आ गई। जिस पर चैन उससे कहती है देखो ईरान, सिर्फ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से तुम्हारे पास आया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी तंग ना करो और तुम ईरान का पीछा छोड़ दो। जिस पर वो कहती है तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं थिंक की एक्स लवर हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई। ज़रूर कोई बात होगी जो आज तुम्हें न्यू फेरी की याद आ गई। जिस पर वो उसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुमसे वांग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आखिर वांग है कौन? जिस पर शाओ कुछ ऐसा रिएक्शन देती है कि उसे वांग के बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी चैन को नहीं बताती है। पर चैन उससे कहती है अगर तुम मुझे वांग के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगी तो जो तुम चाहो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और उसके अलावा भी। जिस पर वो उससे भी टीम बना लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉर्निंग पर बताऊंगी कि तुम्हें वांग कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब ये दोनों राजी हो जाते हैं। आगे जब दोनों न्यू फेरी से निकलते हैं तो वहाँ ईरान जो है शॉ पर नज़र रखा होता है, जिसकी वजह से वो अब चैन को भी उसके साथ देखता है तो शॉक्ड होता है कि आखिर चैन न्यू फेरी पर क्या कर रही है। अब वहाँ पर एक कार्ड वाला आता है जिसको देखकर ईरान को शक होता है कि वो कार्ड वाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा है और ईरान को उस पर शक होता है। अब जब घर जाने के लिए चैन उस आदमी के साथ जाती है तो रास्ते में वो उस पर अटैक करता है, जिस पर चैन भी गन निकाल कर उसे पॉइंट आउट करती है। अब वो आदमी इतना चालाक होता है कि वो चैन की कोई बात नहीं सुनता है और सीधा उसे मार देता है और फिर उसके बाद उसके मुंह पे काला कपड़ा डालकर उसे कहीं ले जा रहा होता है। उसके बाद कुछ फाइट्स की आवाज़ें आती हैं और जब काला कपड़ा चैन के ऊपर से हटता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी होती है उसकी, जिसको देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी यहाँ पर कोई आया था। तो सेक्रेटरी कहती है कि मैंने उन दोनों बंदों को यहाँ से भागते हुए सिर्फ देखा है। अब उसमें से एक वो था जिसने आप पर अटैक किया और दूसरा वो जिसने आपकी जान बचाई। जिस पर चैन कहती है कि ज़रूर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ईरान ही था जिसने मेरी जान बचाई। मेरा दिल कह रहा है कि वो यहीं कहीं पर है। ईरान ही ने उस कार्ड वाले से उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता था चैन के, वो छुप कर उसकी मदद कर रहा था। लेकिन चैन का दिल बार बार यही कह रहा था कि ज़रूर ईरान उसके आसपास ही है। अब जब चैन आगे बढ़ती है तो ईरान अब भी उसके पीछे था, वो चाह कर भी चैन के सामने नहीं आ रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब न्यू फेरी पर ईरान शॉ से बात करने के लिए जाता है। ईरान शॉ से कहता है बताओ मुझे कि मुझे वांग कहाँ पर मिलेगा। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें वांग के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर तुम वांग का पैसा और वांग की फैम मुझे ला कर दे दो तो फिर मैं तुम्हें वांग से मिलवा दूंगी। जिस पर वो कहता है ठीक है। तो शॉ उससे कहती है देखो मैं एक चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर हूँ और हमारी चैरिटी में वांग हमेशा आता है चैरिटी करने के लिए, करेक्ट? तो तुम्हें अगर उससे मिलना है तो मैं एक मीटिंग अटेंड करूँगी जहाँ तुम वांग से मिल जाओगे। क्योंकि मैं चैरिटी बैंक किट की डायरेक्टर हूँ तो मुझे उसे अरेंज करने के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए, तो क्या तुम वो इन्वेस्टर बनोगे? जिस पर अब ईरान शाओ की हेल्प करता है और कहता है कि मैं वो इन्वेस्टर बनूंगा, लेकिन इसमें भी ईरान का ही फ़ायदा होता है क्योंकि अगर शाओ किसी और इन्वेस्टर को ढूंढ कर लाती तो चैन के लिए खतरा होता। आगे शाओ ईरान को ये भी समझाती है कि वांग बहुत ही डेंजरस आदमी है, इसलिए तुम्हें थिंक के बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। इवन थिंक का जो एटीट्यूड है उसे भी कायम रखना है, क्योंकि अगर वांग को तुम पर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो तुम्हें जान से भी मार सकता है।
अब अगले सीन में हमें वांग को दिखाया जाता है। वांग और देंग दोनों एक ही आदमी था। वांग को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए दिखाया जा रहा था। वांग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इतने में ही वांग का सर्वेंट उसके पास आता है और उसे कहता है, सर आपको चैरिटी बैंकेट पर इनवाइट किया गया है। और ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी बेटी को बाहर खेलने के लिए भेजता है और उसके बाद अपने सर्वेंट को मारते हुए गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के सामने मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए। जिस पर उसका सर्वेंट डर जाता है और सॉरी बोलता है। अगले सीन में हमें चैन को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी से बातें कर रही होती है कि कल शाओ ने उसे किसी एड्रेस पर बुलाया है किसी मीटिंग में और वहाँ उसे अपने पेरेंट्स के कातिल मिलेंगे। अब अगले सीन में हमें चैरिटी बैंकेट का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर चैन को आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लाया जाता है। चैन भी काफ़ी डेस्परेट होती है कि आज वो अपने पेरेंट्स के कातिल को अपनी आंखों के सामने देख लेगी। अब जैसे ही वो जाकर वांग के सामने बैठती है तो वांग उसके आंखों से पट्टी हटाता है जहां वो पहली बार अपने पेरेंट्स के कातिल को देखती है। उसका खून तो अंदर से खौल रहा होता है कि वो कब वांग को जान से मार दे, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने वो करती भी तो क्या करती, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और खुद को तसल्ली दिलाती है कि कुछ और वक्त सब्र कर लो चैन, उसके बाद वांग का अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। अब उसके बाद चैरिटी में सारे लोग अपनी अपनी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी वांग चैन से कहता है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं और आपने अभी तक चैरिटी की कोई बोली नहीं लगाई, क्या आप यहाँ पर कुछ भी लेकर नहीं आई हैं? जिस पर वो कहती है कि मिस्टर वांग, आपको क्या लगता है कि क्या तिंग के पास किसी चीज़ की कमी है? इतने में ही ईरान और शाओ की एंट्री बहुत ही धमाकेदार होती है जहाँ ईरान तिंग बनकर आया हुआ होता है और वो कहता है कि मिस्टर वांग, आपने ये कैसे सोच लिया कि चैरिटी बैंकेट में मेरे बिना आए सब कुछ क्लियर हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरा वेट करना चाहिए था? और तुम अकेले यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ना। चैंग को ये कहते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और इससे इतने अच्छे से बातचीत करता है ताकि सारे लोगों को यहाँ पर लगे कि तिंग और चैन के बीच में जो पहले सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। जिस पर वांग भी काफ़ी गुस्से में होता है और वो तिंग से कहता है कि मिस्टर तिंग, आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ ने चैरिटी बैंकेट के रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई बोली नहीं लगाई और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चैरिटी बैंकेट के रूल्स को तोड़ने पर तोड़ने वाले को सज़ा दी जाती है, इसलिए अब आपको अपनी वाइफ को सज़ा देनी होगी और आप इस रूल्स को नहीं तोड़ सकते। जिस पर ईरान ये चीज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो आखिर चैंग को कैसे हार्मफुल कर सकता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने आखिर ईरान करता भी तो क्या। अब वांग एक अल्कोहल की कांच की बोतल लेकर अपने ही सर्वेंट के सर पर दे मारता है और कहता है कि मिस्टर तिंग, अब आपको भी अपनी वाइफ के सर पर ऐसे ही अल्कोहल की बोतल को तोड़ना है। अब ईरान आखिर क्या करे, वो तो चैंग को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वांग से अल्कोहल की बोतल लेता है। अब वांग को क्या लगता था कि क्या वो चैंग के सर पर इस बोतल को दे मारेगा। जैसे ही ईरान कांच की बोतल को उठाता है तो चैंग भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उस बोतल को वांग के ही एक बंदे के सर पर दे मारता है, जो देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब सारे लोग बातें बना रहे होते हैं थिंग के लिए कि क्या वो पालतू कुत्ता है चैन का, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। अब वांग थिंग को कहता है, ये आपने क्या किया मिस्टर थिंग, आपको ये नहीं करना चाहिए। जिस पर अब ईरान अपना गुस्सा 7वें आसमान पर ले जाता है और वांग को जवाब देता है कि आपको क्या लगता है कि मैं एशिया का बिजनेसमैन इसलिए हूँ ताकि आपकी बातों को सुनूंगा और आपका पालतू कुत्ता बन जाऊंगा। मुझे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, समझे आप। अब वांग उसे सीधा गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुमने बैंकेट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। लेकिन तभी शाओ कहती है, मिस्टर वांग, आप शायद भूल रहे हैं कि इस चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर मैं हूँ और अगर आपके हेड बाओ को ये सब कुछ पता चल गया तो आपका क्या होगा। जिस पर वांग भी डर जाता है और उसके बाद गन को नीचे करके सॉरी बोलता है और कहता है, मिस्टर तिंग, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो गुस्से को अपने कंट्रोल में बहुत करता है। अब तिंग भी चुपचाप अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करता है और फिर चैंग का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। चैंग कहती है, मीटिंग का क्या होगा। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे साथ चलो, और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। अब चैंग जब ईरान के साथ बाहर होती है तो वो उससे कहती है, क्या यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। जिस पर वो कहता है, मुझसे और सवाल मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से वो जा रहा होता है, लेकिन चैन उसे अब भी रोकती है और पूछती है, क्या सच में तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। लेकिन इतने में सामने से मिस्टर 13 आ जाते हैं जो अपने 2 गुंडों के साथ आए हुए थे और कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं तुम दोनों को किडनैप करने के लिए आई हूँ। और वो गन पॉइंट पर रख कर दोनों को किडनैप कर ले जाता है। तो वहीं हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जो कि मिस्टर 13 सोचता है। मिस्टर 13 और मिस लाना की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों ही एक साथ मेजोंग खेलते थे, जहाँ पर मिस्टर 13 को ईरान और तिंग के बारे में पता चल चुका था।
तो वो इस बारे में लाना से पूछता है। लाना उसे सब कुछ बता देती है और उसके बाद कहती है, मिस्टर 13, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। अब क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जाने वाली हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी पूरी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जिस पर मिस्टर 13 हाँ बोलता है। अब मिस्टर 13 जो था वो मिस लाना को बहुत पसंद करता था, यानी वो उसका लवर था। इसलिए वो शियांग फैमिली के बारे में उल्टा करने की कुछ सोच ही नहीं सकता था, तो वो उसे हाँ बोल देता है। और उसके बाद अब क्योंकि वो शहर से बाहर जाने वाली थी, तो हाउ उसके साथ ही जाने वाला था। तो मिस्टर 13 जो है हाउ से कहता है कि आप मिस लाना का पूरे अच्छी तरीके से वहाँ पर ख्याल रखेंगे। अब 13 को भी नहीं पता था कि हाउ जो है वो खुद ही मिस लाना को इतना पसंद करता है, तो वो तो उसका ख्याल रखेगा ही। अब उसके बाद मिस 13 जो होता है वो प्रेजेंट में उन दोनों को किडनैप कर चुका होता है। चैन ईरान से कहती है, मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर ईरान उससे पूछता है, आखिर क्या? जिस पर वो कहती है, जब मिस्टर 13 के गुंडे हमें किडनैप कर रहे थे तो तुमने उनसे फाइट बैक क्यों नहीं किया? तुम इतने भी तो कमज़ोर नहीं हो कि तुम किसी से फाइट ना कर सको। जिस पर ईरान अपने दिल में सोचता है कि वो खुद चैंग के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहता था, वो उसके साथ कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए उसने 13 के गुंडों से फाइट बैक नहीं किया। अब ईरान चैन से पूछता है कि तुम उस चैरिटी मीटिंग में आखिर क्या कर रही थी और क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के कातिल के बारे में कुछ पता चला? जिस पर चैन उसे कहती है कि मुझे अभी सब कुछ पता नहीं चला है, अभी मेरे कुछ डाउट्स क्लियर होना बाकी है। अब ईरान अपने हाथों की रस्सियों को खोलकर चैन के पास आता है और उसके हाथों की रस्सियों को खोलने लगता है। चैन सोचती है कि ईरान तो ये सब कुछ पहले भी कर सकता था, लेकिन आखिर उसने पहले क्यों नहीं किया? और अब बड़े ही आराम से उसने अपने हाथों की रस्सी को खोलकर मुझे भी इस रस्सी से आज़ाद कर दिया। दिन ईरान चैन से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर चैन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चैन ऐसा क्यों कर रही थी? चैन सोचती है कि एक बार पहले ही वांग ने जब उसे गन पॉइंट पर रखा था तो वो बहुत डर गई थी कि कहीं वांग ईरान को शूट ना कर दे। वो ईरान को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि ये मेरा मामला है, इसलिए मैं इसे हैंडल कर लूँगी, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लीज़ तुम मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो और ख़ास करके मुझसे भी। अब ईरान चैन से कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अभी हम मिस्टर 13 के चंगुल से बाहर नहीं गए हैं, हमारे हाथों की सिर्फ रस्सियाँ खुली हैं, इसलिए हमें यहीं पर नाइट गुजारनी होगी। अब दोनों ही सो रहे होते हैं। चैन तो सो चुकी होती है, लेकिन ईरान उसे देख रहा होता है और बस उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो उसकी तरफ ऐसे खींचता हुआ क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद वो देखता है कि चैन को ठंड लग रही है, तो वो अपनी जैकेट उतार कर उसे उड़ा देता है और फिर से चैन को देख रहा होता है। अब चैन जैसे ही पीछे टर्न होकर सोने जा रही होती है, तभी ईरान अपनी आंखों को बंद कर लेता है कि चैन उसे देख ना सके कि ईरान उसे देख रहा है। उसके बाद उसके टर्न होते ही फिर से ईरान अपनी आंखों को खोलता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है और उसे ही देख रहा होता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों लव बर्ड्स की कहानी एक होगी? और अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो बीच में थिंग का क्या होगा? सो आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद अब ईरान जो है वो मिस्टर 13 से मिलने जाता है और हमें यहाँ इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि ईरान ने जानबूझकर मिस्टर 13 को बुलाया था चैंग की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मिस्टर 13 जो था वो शियांग फैमिली का बहुत ही वफादार बंदा था। इसीलिए ईरान ने चैन को बचाने के लिए मिस्टर 13 से हेल्प ली थी। लेकिन अब ईरान मिस्टर 13 से ये पूछता है कि क्या तुम मिस्टर वांग की तरफ से तो नहीं हो? जिस पर वो कहता है कि मैं शियांग फैमिली का वफादार हूँ, मैं उसकी साइड भला क्यों रहूँगा। ईरान कहता है, ठीक है, मुझे यही जानना था कि तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो। उसके बाद इन लोगों की कन्वर्सेशन ख़त्म होती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिशप जो है वो वांग के पास जाता है और वांग को सारी सच्चाई बता देता है कि जो टिंग की तरफ दिखने वाला बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका ट्विंस है जिसका नाम ईरान है। और बस अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। उसके यहाँ मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे प्रॉफिट में कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही वांग ये सब कुछ सुनता है तो वो उस बंदे को गोली मार देता है और उसका सेक्रेटरी भी ये सब कुछ देख लेता है। उसके बाद उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि ये तो आपका वफादार था, इसने तो आपको आकर ईरान की सच्चाई बताई और आपने ये सब कुछ क्या किया? जिस पर वो कहता है, इसने आज तक जिसका नमक खाया उसी को धोखा दे दिया, तो फ्यूचर में इसे मुझे धोखा देने में कितना वक्त लगेगा? कल मिस्टर बाओ की वेलकम पार्टी है, तुम कल की तैयारियाँ करो, हमें मिस्टर बाओ को कल बहुत ही अच्छे से वेलकम करना है। और उसके बाद अपने सेक्रेटरी से वो यही सब कह देता है। तो वही नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन की आंखें खुलती हैं तो उसके पास पेपर्स के फ्लावर्स होते हैं जो कि ईरान ने रखे थे। अब वो खड़ी होती है तो उसके पास ईरान आता है और वो ईरान से ये कहती है, क्या तुमने ये पेपर्स फ्लावर मेरे लिए रखे हैं? जिस पर ईरान उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन जब मैं शियांग फैमिली को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जा रहा था तो तुम रास्ते में मुझे रोकने क्यों आई थी? जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुमने जो फ्लावर्स और जो प्लांटिंग की थी जिससे मेरी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आ चुकी हैं, तो बस मैं तुम्हें उसके लिए थैंक्स बोलने आई थी। और उसके बाद
वो लोग चीयर अप करते हैं। बस इतने में ही उसकी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ वो इमेजिन कर रही थी, लेकिन पेपर फ्लावर्स जो थे वो रियल थे। इतने में उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है, जो कि उसे मिस्टर बाओ के वेलकम पार्टी के बारे में बताती है। तो वो सोचती है अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो उसकी सेक्रेटरी उसे दिमाग देती है और वो अपने सेक्रेटरी के कपड़े पहन के और खुद का फेस बुक के साथ कवर करके निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ईरान को दिखाया जाता है, जिसे अपने डिटेक्टिव से ये पता चलता है कि मिस्टर वांग ने मिस्टर बाओ की वेलकम पार्टी रखी है और इस वेलकम पार्टी में अब ईरान को भी जाना था और मिस्टर बाओ से मिलने का ये एक अच्छा मौका था। तो वहीं चैन को दिखाया जाता है जो उस वेलकम पार्टी के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं जाने देते। वो कहती है तुम जानते भी हो तुम किसे रोक रहे हो, लेकिन गार्ड्स उसकी एक भी नहीं सुनते। इतने में वहाँ पर शाओ की एंट्री होती है। अब चैन शाओ से जब गले मिलती है तो वो कहती है तुम कुछ भी करो बट मुझे इस वेलकम पार्टी के अंदर ले चलो। जिस पर शाओ से कहती है उस चैरिटी वाली पार्टी में भी तुम्हारे मिस्टर वांग से कोई अच्छी खासी नहीं जमी, तो आखिर तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मिस्टर वांग के हाथों से मर जाओ, इसलिए प्लीज़ अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम इस वेलकम पार्टी से दूर ही रहो। अब हमें वेलकम पार्टी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जो है अपने हेड को इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे। अब जब हेड की मुलाकात वांग से होती है तो मिस्टर बाओ सबसे पहले वांग से तिंग के बारे में ही पूछता है, लेकिन वांग ने तो इस पार्टी में तिंग को इनवाइट ही नहीं किया था। अब इस पार्टी में तिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल आदमी के साथ आता है, लेकिन मिस्टर वांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और तिंग को और उस आदमी को अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी तिंग के साथ जो आदमी आया हुआ होता है वो कहता है अगर तुम हमें जाने नहीं दोगे तो अंजाम बुरा होगा, और उसकी एक आवाज़ पे बहुत सारी आर्मी आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अब वांग डर जाता है और चुपचाप उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वांग को चिढ़ तो बहुत होती है कि तिंग न चाहते हुए भी इस पार्टी में आ चुका है और वो अंदर भी एंट्री ले चुका है। अब ये कोई मामूली आदमी नहीं होता है, बल्कि ये कमांडर लियो होता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद पार्टी में जैसे ही तिंग को मिस्टर बाओ देखते हैं तो उसे अपने पास बुलाते हैं। अब जो तिंग होता है वो मिस्टर बाओ को इस पावरफुल कमांडर लियो से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब मिस्टर बाओ जैसे ही इस कमांडर लियो का नाम सुनते हैं तो बाओ खुद ही उससे सर झुकाकर बात करता है, क्योंकि कमांडर लियो बहुत पावरफुल आदमी था और उससे मिस्टर बाओ भी डरता था। यही तिंग जानबूझकर उस पावरफुल आदमी को इस पार्टी में लाता है ताकि वो मिस्टर बाओ को अपनी पावरफुल एनर्जी को दिखा सके। उसके बाद जो है इन दोनों की आपस में बात ही हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ डांसर्स आती हैं जिन्हें शाओ लेकर आती है इस पार्टी को और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए। अब जब ईरान वहाँ पर देखता है उन डांसर्स को तो वो एक डांसर को पहचान जाता है, क्योंकि उस मास्क के पीछे कोई और डांसर नहीं बल्कि चैन ही थी। ईरान चैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो आखिर इस पार्टी में क्या कर रही है और वो किस रीज़न से आई है। चैन सोचती है कि आज वो इस पार्टी में अपने मकसद को पूरा करके ही रहेगी। और उसके बाद ईरान जो है मिस्टर बाओ को एक्सक्यूज़ मी करके सीधा चैन के पास आता है और उसे किनारे लेकर जाता है और कहता है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो। वांग उन दोनों पर नज़र रखता है। तो वहीं शाओ को दिखाया जाता है जो पास्ट में सोच रही होती है कि उसने इस पार्टी में चैन को लाने के लिए ही डांसर्स का आइडिया दिया था। वांग मिस्टर बाओ के पास जाता है तो वहीं चैन से ईरान कहता है कि तुम इस पार्टी में क्यों आई हो, ये तुम्हारे आने का सही वक्त नहीं है। जहाँ वो कहते हैं कि आज मैं अपनी मॉम के कातिलों का पता लगा ही लूंगी। तो वहीं मिस्टर वांग जो है बाओ को ये बता देता है कि ये तिंग जैसे दिखने वाला बंदा कोई और है, इसका नाम ईरान है और ये तिंग नहीं है। और उसके बाद वो पूरी भरी मजलिस में गन से शूट करता है और सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकाल कर ईरान को मिस्टर बाओ के पास बुलाता है। शाओ भी खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। अब चैन डर जाती है कि कहीं ईरान को कुछ होए ना। ईरान जब मिस्टर बाओ के पास जाता है तो मिस्टर वांग जो है वो कहता है कि ये तिंग का डुप्लीकेट है, जिस पर मिस्टर बाओ कहते हैं क्या वांग सच कह रहा है। देन ईरान कहता है क्या घटिया मजाक है मिस्टर वांग, मैं थिंग हूँ कोई ईरान नहीं। जिस पर मिस्टर वांग कहते हैं कि अगर तुम थिंग हो तो अपना सबूत दो। अब चैन भी डर रही होती है कि ईरान के साथ कुछ गलत ना होए। तो मिस्टर वांग जो रहता है वो कहता है कि इसकी आईब्रोज जो है वो इसने तिंग की तरह डुप्लीकेट ड्रॉ की है, मैं अभी आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। और वो ईरान के पास जाकर उसकी आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा क्लीन करने लगता है, जिस पर वो कहता है आजकल तो मेकअप का ज़माना है, मैंने तिंग की तरह आईब्रोज नहीं किए बल्कि मेरी आईब्रोज तो ऐसे ही सेट रहती हैं। तो वांग गुस्से से कहता है ईरान तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ईरान हो तिंग नहीं। तो मिस्टर बाओ कहता है वांग से अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो फिर उसे सामने लेकर आओ, वरना ये घटिया मजाक बंद कर दो। जिस पर वो कहता है हाँ एक चीज़, मेरे पास एक सवाल है जिसके बारे में सिर्फ तिंग जानता था, अगर ये उसका डुप्लीकेट होगा तो ये नहीं जानेगा। वांग ईरान से कहता है बताओ मैं अपने एक हाथ में ग्लव्स क्यों पहनता हूँ। अब ये बात तो ईरान को नहीं पता था कि आखिर वांग अपने एक हाथ में ग्लव्स क्यों पहनता है, जिस पर वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। लेकिन तभी उसके पास हंसते हुए चैन आती है और कहती है बस इतनी सी बात
क्या तिंग नहीं जानेगा कि तुम ग्लव्स क्यों पहनते हो, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा वो हाथ है ही नहीं। और बस, और ये जो ग्लव्स है ना, ये मैंने ही थिंग को ख़रीद कर दिए थे और उसने तुम्हें गिफ्ट किया था। और उसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ये ग्लव्स वाली बात शाओ ने चैन को बताया था, इसलिए चैन इस बारे में जानती थी और उसने आकर सबके सामने जो है वो मिस्टर वांग की बोलती बंद कर दी। और उसके बाद कहती है, तुमने क्या तिंग को कुछ और ही समझ रखा है। और उसके बाद वो मिस्टर वांग के हाथों से उस ग्लव्स को भी खींच लेती है और वहाँ पर वही मार्क देख लेती है जो उसने बचपन में अपने पेरेंट्स के कातिल के हाथ पर देखा था। और आज वो फाइनली श्योर हो चुकी थी कि मिस्टर वांग ही उसके पेरेंट्स का कातिल है, जिसकी वजह से अब चैन अपना पूरा आपा खो चुकी थी। और गुस्से में वो सीधा मिस्टर वांग की तरफ अपनी गन निकाल कर उसे फायर करने जा रही होती है, लेकिन तभी ईरान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ईरान से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब मिस्टर वांग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने सेक्रेटरी से गन लेकर सीधा उसे फायर करने जा रहा होता है, लेकिन एट द मोमेंट ईरान चैन को बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी चैन की तरफ से। अब मिस्टर बाओ आते हैं और वो ईरान से कहते हैं कि जाओ, तुम्हें तो अभी मेरे लिए बहुत काम करना है। अगले सीन में ईरान जब चैन को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकलता है तो जब उसे होश आता है तो वो ईरान के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि आखिर एन मोमेंट पे तुमने मुझे बेहोश क्यों कर दिया। क्या तुम नहीं जानते, तुम कैसे जानोगे, मैंने तो तुम्हें अब तक बताया ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स का कातिल वो वांग है, इसलिए मैं उसे शूट करने जा रही थी। जिस पर वो उसे रोकता है और उसके बाद वो उसे कहती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपनी वाइफ सच में मानने लगे हो। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है कि वो उसे सेल्फिश समझती है, लेकिन फिर टर्न मुड़ता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी। जिस पर वो सोचती है कि मैं ईरान को कितना भी बुरा भला कह दूँ, लेकिन वो मेरी बातों का बुरा तो मनाता ही नहीं और वो मेरे बारे में कितना सोचता है। और बस उसकी तरफ दौड़ कर आकर उसे हक कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। अब मिस्टर वांग बाओ से अब भी उस नकली तिंग को मारने के लिए कहता है, तो मिस्टर बाओ अपनी तलवार उसी के हाथ के नीचे रख देते हैं और कहते हैं, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी ये हाथ किस तरह से कटा था, क्या दूसरा हाथ भी तुम कटवाना चाहते हो। पास्ट में मिस्टर वांग ने मिस्टर बाओ के प्रोडक्ट में कुछ मिलावट की थी, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर बाओ ने उसके हाथ काट दिए थे। बाओ वांग से कहता है, देखा नहीं तुमने आज की पार्टी में तिंग किस आदमी के साथ आया था, कमांडर लियो के साथ, और वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। मेरे प्रोडक्ट को बिना उसकी परमिशन के आगे सेल किया ही नहीं जा सकता, तो भला मैं थिंग से दुश्मनी क्यों लूँगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो।